हेलो। चलिए, आ गए कुछ विद्यार्थी। हाँ चलो, कुछ लोग तो आ गए हैं। ये शिपिंग बिल वगैरह हो गया था? नहीं हुआ है? एक वही याद है, बोलो बस, उसके अलावा कुछ है? इंडेंट के प्रकार कितना है? क्या क्या था इंडेंट का? एक था इंडेंट, क्या था? हाँ ठीक है, खुला, या जिसको क्या बोला जा रहा है, अपूर्ण। और एक क्या था? पूर्ण। किसको बोलेंगे, खुला या अपूर्ण इंडेंट किसको बोला जाता है? हाँ, जिसमें सब चीज का उल्लेख ना हो, जिसमें वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की मात्रा और जो किस्म है इसके बारे में जानकारी रहेगा, मगर अन्य जानकारी नहीं रहेगा, उसको बोला जाएगा अपूर्ण, है ना। और पूर्ण इंडेंट किसको बोलेंगे, जहां पर वस्तु से संबंधित सभी जानकारी आप देंगे, यानी कौन से जहाज से आने वाला है, क्या पैकिंग रहेगा, ठीक है, कि बीमा कराना है कि नहीं कराना है, ये सारी चीज जानकारी जब देते हैं तो उसको हम पूर्ण बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है। लेकिन अच्छा खासा इसमें भी बचा हुआ है चीज। कितना पढ़ोगे रे तुम लोग? शट डाउन कर दे। इंडेंट और आदेश हो गए, है ना। अच्छा, चलिए, जहाजी बिल्टी या बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में, लैंडिंग सॉरी यार, बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में यहाँ बात करेंगे। जहाजी बिल्टी, तो जहाजी बिल्टी जो बोला जाएगा, यहाँ पर जो कप्तान रहेगा, कप्तान का महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रहेगा। तो देखते हैं, जिस प्रकार रेल द्वारा आप क्या करते हैं, माल भेजते हैं, रेलवे कंपनी माल भेजने की क्या देती है आपको, रसीद देता है। उसी प्रकार जहाजी कंपनी भी जहाज द्वारा माल भेजने की क्या करता है, रसीद देता है। और जहाजी कंपनी द्वारा दी गई रसीद को ही क्या बोला जा रहा है, बिल ऑफ लैंडिंग। तो सिंपल और साधारण शब्दों में लिखिएगा, जहाजी बिल्डिंग और डैश करके लिखिए कि जहाजी कंपनी के द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा दी गई रसीद को जहाजी रसीद या बिल ऑफ लैंडिंग कहा जाता है, जहाजी बिल्टी कहा जाता है। अब जो जहाजी बिल्टी है, इसमें किन किन बातों का उल्लेख रहेगा भाई, ये सारे चीज, जो सामान्य जानकारी की चीज है वही है। किन किन बातों का उल्लेख रहेगा यहाँ पर, कि भाई माल भेजने वाले का नाम और पता, माल पाने वाले का नाम व पता, माल लादने और चढ़ाने की विधि क्या रहेगी, ठीक है, माल का पूर्ण विवरण दिया जाएगा, किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक माल भेजा जाएगा इसकी जानकारी, माल का पूर्ण भाड़ा क्या रहेगा, जहाजी कप्तान का नाम और जहाज का नंबर और नाम, और माल के पैकिंग का तरीका, और क्या लिखा जाएगा, चिन्ह। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि आपको अपने घर से कहीं दूसरे जगह सामान को भेजना है। आप चले गए कहाँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चले गए। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब आप सामान जो भी आपको भेजना है, तो आपने उसको क्या किया होगा, पैकिंग वगैरह करके रखे होंगे, नहीं करे होंगे तो, हालांकि वो लोग अपने हिसाब से फिर सामान को क्या करते हैं, पैक वगैरह करके फिर भेजते हैं, है ना। तो उस समय जो भी सामान आप उसके पास छोड़ोगे तो वो एक रसीद आपको क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपके पास एक सबूत रहता है कि भाई मैंने सामने वाले को ये सामान दिया है। और साथ ही साथ जब आप अपने सामान को किसी दूसरे जगह भेजते हैं तो वो आपसे पूछता है कि सामान आपका कहाँ जाएगा। तो सामने वाले का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी उसमें लिखता है वो। और आप भी भेज रहे हैं तो आपका भी जो पर्सनल जानकारी है वो भी आप वहां पर देते हैं। तो समझिए उसी प्रकार का ये है कि जहाज से माल एक स्थान से कहाँ जाने वाला है, दूसरे स्थान पे जाने वाला है। तो जो जहाजी कंपनी है आपसे भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि भेजने वाले का
नाम और पता, और जो पाने वाला है उसका भी नाम और पता वो लिखेगा। क्या क्या सामान है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, किस मात्रा में उसकी जानकारी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है। तो इस प्रकार माल का पैकिंग का तरीका वगैरह क्या रहेगा, चिन्ह वगैरह कुछ यूज करना है क्या, ये सारा चीज जानकारी यहाँ रहेगा। किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक सामान आपका जाने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। कौन से जहाज से सामान जाएगा आपको पता तो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से सामान अगर भेज रहे कहीं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले से आप ये पूछते तो हो कई बार कि भाई कौन से गाड़ी से जा रहा है या कब तक पहुंच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको सामने वाले को सामान नहीं मिला, उसने फोन किया कि भाई अभी तक सामान नहीं आया है, तो आप फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को फोन लगाओगे कि भाई सामान अभी तक पहुंचा नहीं, तो फिर आपको जानकारी देगा वो कि भाई इस गाड़ी से सामान भेजा हूँ, यहाँ पर उतार लेना सामान को, या यहाँ पर जाकर मिल जाएगा आपको सामान। तो वही चीज यहाँ भी वही चीज है, लगभग उसी चीज को सोचो, ये बड़े रूप में है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जहाज का नंबर वगैरह रहेगा उसका सब यहाँ पर कप्तान का नाम, जहाज का नंबर, ये सारा चीज उल्लेख करेंगे। तो जहाजी बिल्टी में ध्यान रखिएगा, सिंपल सा बात एक आपको जो ध्यान में रखना है कि जहाजी बिल्टी जो है जहाजी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। और जहाजी बिल्टी की कितनी प्रतियां बनाई जा रही है, 4 प्रति। 4 प्रतियों में बनाई, प्रति मतलब कॉपी, 4 कॉपी इसका करते हैं आप, यानी 4। और एक निर्यातक व्यापारी के पास, एक जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास भेज देते हैं, दूसरी जहाजी कंपनी के कप्तान के पास, यानी एक कप्तान के पास रहेगा, और 2 जो है निर्यातक को दे दी जाती है। ठीक है। तो एक निर्यातक व्यापारी के पास, दूसरी जहाज कंपनी, और 2 निर्यातक को दे दी जाती है। यहाँ निर्यातक की जगह तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया, जो मंगा रहा है उसके पास होना चाहिए ना यार। हाँ, तो निर्यातक व्यापारी के पास तो भेज ही दिए हो, कितने बार, 2 2 बार निर्यातक को दोगे क्या। ठीक है। तो एक निर्यातक के पास हो गया, और एक जहाजी कप्तान के पास हो गया, और एक 2 कॉपी किसको दे दे रहे हो, आयतक को दे दे रहे हो। तो इस प्रकार यहाँ पर आप जहाजी बिल्टी के 4 जो प्रति थे उसको यहाँ आपने यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, आगे चले, क्लियर है। अब जहाजी बिल्टी जो है इसका कार्य या विशेषता क्या है, क्या क्या अभी हमने देखा, जो भी चीज है उन्हीं चीजों को लिखा होगा विशेषता में, कि भाई माल का रसीद है, इससे आपको क्या जानकारी मिल रहा है कि माल कौन कौन सा आने वाला है, या क्या क्या आ रहा है या भेजा जा रहा है, इस बात का क्या होता है, ये प्रमाण होता है। तो जहाज के कप्तान को भी माल जहाज पर लादने के लिए क्या कर देते हैं, सुपुर्द। कहने का मतलब आप जो कप्तान है उस कप्तान को क्या करते हैं, माल की रसीद भी देते हो, रसीद के रूप में देते हैं उसी को, जहाजी बिल्टी को, तब तो उसको पता रहता है। ठीक है। जब भी आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी, जो बोल रहा हूँ बार बार ट्रांसपोर्ट का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपको समझने में सहयोग करेगा, कि जब एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से सामान आता है, तो उसका प्रॉपर जो बिल है एक क्रेता को भी दिया जाता है, जो भी यानी बेचने वाला व्यक्ति है जो बिल बनाता है, एक क्रेता के पास भी बिल रहता है, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास भी बिल रहता है भाई। क्योंकि आप एक शहर से या एक राज्य से जब दूसरे राज्य में माल बेच रहे हैं, आजकल कुछ नाम सुने हो, ई वे बिल करके सुने हो, इसका नाम कोई सुना है, ई वे बिल। अगर एक राज्य से आप दूसरे राज्य में अगर किसी भी प्रकार का सामान बेचते हैं तब उस समय आपको ई वे बिल जो है इसको लगाना पड़ता है, ये यानी ई वे बिल को आपको प्रयोग करना पड़ता है, ये जीएसटी के साथ में रहता है ना, विथ जीएसटी रहेगा। यानी मान लीजिए यहाँ का व्यापारी है, अगर वो महाराष्ट्र के व्यापारी को माल बेचना चाहता है या उड़ीसा के व्यापारी को माल बेचना चाहता है, तो उसको अपने ई वे बिल, ऐसा बिल रहता है जिसमें संपूर्ण माल के संबंध में जानकारी रहेगा, कौन डीलर है, डीलर के बारे में पूरा जानकारी रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, टीन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी उसके पास है, सारा उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब उसमें रहता है। जैसा बिल रहता है वैसे बिल, बिल में जनरली क्या रहता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति, विक्रेता के बारे में सारी जानकारी रहती है, और जो भी माल है उसका पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम में सारे जानकारी आपके रहेंगे, जो भी चीज आपको बेच रहा है या भेज रहा है। और
साथ ही साथ उसमें सिग्नेचर, सील, साइन वगैरह सब चीज वहां पर रहेगा ई वे बिल में, ठीक है। और विथ जीएसटी रहता है। तो इसके बारे में जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो ई वे बिल का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब कस्टम वाले बीच में रोकेंगे सामान को कि कहाँ का माल आया है बताओ करके, तब ड्राइवर को कुछ तो दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ के रूप में, उस समय वो ई वे बिल दिखाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल जो बोलते हैं एक प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक जिसको सर्टिफाइड बोला जाता है, यानी जहां पर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको ई वे बिल बोलते हैं एक प्रकार से, है ना। इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ई वे बिल आप दिखा देते हैं तो सामने वाला संतुष्ट हो जाता है कि भाई जो भी चीज है क्या है, वैलिड है करके। आजकल हर चीज क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो गया है। तो ये जनरेट होता है ना, प्रॉपर जनरेट किया जाता है इसको, इस पे जो भी टैक्स वगैरह, जो जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है, और उसके हिसाब से ये बिल बनता है, इसको वैलिड माना जाता है, ध्यान रखिए। चलिए आगे आते हैं अभी फिलहाल कि जहाजीबिलिटी के हम कार्य देख रहे हैं और विशेषता देख रहे हैं, किसके क्या क्या कार्य और विशेषता हो सकते हैं। तो पहला रसीद के रूप में काम करने वाला है, माल का रसीद के रूप में, क्योंकि इसमें सारी जानकारी है भाई। दूसरा है माल का क्या रहता है, ये अधिकार पत्र रहता है। क्या रहता है? अधिकार पत्र। क्योंकि यह पत्र जिसके पास रहेगा, माल का स्वामी उसे ही क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, माना जाएगा। यानी जहाजी बिल्टी जो लेके जाएगा उसी के पास उसका क्या रहेगा, माल का अधिकार रहेगा उसी व्यक्ति के पास। माल को ले जाने की क्या है, एक प्रकार से संविदा है। वही बात फिर से कि जहाजी बिल्टी जहाज से माल ले जाने की क्या है, एक संविदा है, जिसमें एक स्थान तक माल ले जाने की सभी शर्तें क्या रहती हैं, उल्लेखित रहती हैं। जमानत का भी कार्य करता है। जमानत, जहाजी बिल्टी को जमानत रखकर क्या किया जा सकता है, ऋण। तो एक पॉइंट अगर आपको आशय में एक पॉइंट जोड़ना होगा तो जोड़ सकते हैं कि जहाजी बिल्टी को जमानत में रखकर ऋण भी लिया जा सकता है। जहाजी बिल्टी को जमानत में रखकर, जमानत मतलब क्या है, वही गिरवी यार, मॉर्टेज, बंधक जिसको हम बोलते हैं। यानी बंधक के रूप में आप इसको रखकर लोन भी ले सकते हैं। अब कैसे लोन ले लेंगे समझो। मान लीजिए आपका जो भी कमर्शियल बैंक है या जहां भी आपके खाते चल रहे, करंट अकाउंट जहां भी चल रहा है व्यापारी का, तो सामने वाला बताएगा कि भाई मेरा इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ का मेरा माल आ रहा है, इस जहाज से आ रहा है, ये कप्तान है या जो भी है जानकारी जो भी दिया, इतने का माल आ रहा है। अब मेरे को अचानक से पैसे की आवश्यकता है, भाई मेरे को पैसा चाहिए। तो आपने सामने वाले बैंक को क्या किया, इसी चीज को गिरवी रख दिया और बैंक से क्या ले लिया आपने, पैसा ले लिया। अब बैंक चाहे तो बाद में अगर आप पैसा नहीं चुकाते तो उस माल को पाने का अधिकारी कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। बैंक उस माल को प्राप्त करके नीलाम या ऑक्शन कर सकता है, बेच सकता है अपने हिसाब से, है ना। तो ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो लेना चाहता है कि नहीं, आपको पैसा देना चाहता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि देने पे ही तूल जाएगा। अगला लिखा है, क्या जहाजीबिलिटी पराक्रम में लिखित है, निगोशिएबल है। अगला जो पॉइंट है, क्या जहाजीबिलिटी जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। किसको बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? मतलब क्या होता है बताइएगा, पराक्रम में का मतलब क्या होता है? हाँ, ये इसके लिए वही वर्ड है, बेचान करना, जिसको एंडोर्समेंट हम लोग जो बोलते हैं ना। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर देता है, बेचान कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराक्रम में बोलते हैं ना, उसी को नेगोशिएबल बोला जाता है। यानी हम किसी से, मान लीजिए हम किसी से उधारी में चल रहे हैं, किसी से मैंने उधारी लिया था, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस बिल को या इस जहाजी बिल्टी को मैं किसी उस व्यक्ति को दे दूंगा कि भाई ये ले, मेरा माल आ रहा है, तू ले लेना करके। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाजी बिल्टी का क्या कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका क्या कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर यह बोला गया है कि क्या जहाजी बिल्टी पराक्रम में लिख, लग रहा है इसका। हेलो, आया आवाज भाई? चलिए, आवाज चला गया था। तो यहाँ पर बेचान यानी एंडोर्समेंट सब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ गलत सामान मंगाए हो,
मान लीजिए आपका जो उद्देश्य है वो आपका सही नहीं है, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। इस चीज को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा आगे उसके वर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर क्या चीज है थोड़ा सा ये समझा दे रहा हूँ। अगर जो मंगाने वाला व्यक्ति है, जो माल मंगा रहा है बाहर से, आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो इंपोर्टर है उसका जो उद्देश्य है वो सही नहीं है। मान लीजिए, कहने का मतलब जो इलीगल वस्तु है, ऐसे वस्तु को उसने क्या कर लिया, छुपके से मंगा लिया। कई बार होता है ना कि किसी और वस्तु के पैकिंग में कुछ और वस्तु आ जाता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर इंपोर्टर का क्या बोलते जो उद्देश्य है या उसका जो यहाँ पर भावना रहेगा, वो अगर कैसा रहेगा, खराब रहेगा, यानी कहने का मतलब सही नहीं रहेगा, सही उद्देश्य नहीं रहेगा, तो जो बेचान में प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहता है उसका भी जो यानी कहने का मतलब हित होता है वो खराब हो जाता है। यह मान के चला जाता है कि आपने उससे क्या किया, उसको बेचान के रूप में प्राप्त कर लिया, तो अगर इसका हित सही नहीं है या इसने गलत सोच के काम किया है तो आपको भी गलत ठहराया जाएगा, ऐसा इसमें माना जाता है। हाँ, अगर आप पूरा अपना पर्याप्त सबूत वगैरह साफ सुथरा बता दें कि भाई जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पर सामने वाले का उद्देश्य से गलत था, उस गलत उद्देश्य से उसने मेरे को इसको बेचान किया, अगर आप इस बात को साबित कर सकते हैं तब आपको बेगुनाह माना जाएगा, नहीं तो आप भी गुनहगार की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसको पूर्ण रूप से हम नहीं बोल सकते, अर्ध रूप से इसको बोला जाता है, क्या चीज, निगोशिएबल बोला जाता है ना, सेमी निगोशिएबल बोला जाता है। पूर्ण रूप से इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा हित आपका रहेगा, यानी जो सामने वाला जो आपको सौंप रहा है वो अगर उसका वहां पर इंटरेस्ट जो है वो खराब है, अगर ले रहा है वो गलत सेंस से आपको अगर वो प्रोवाइड करे, तो आपका हित भी यहाँ पर खराब माना जाता है। इसलिए इसको हम पूर्ण रूप से निगोशिएबल नहीं बोलते हैं, सेमी निगोशिएबल इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके लैंग्वेज पे आते हैं जिसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि जहाजी बिल्टी में लिखा हुआ है, यहाँ पर अनेक लक्षण क्या है इसमें विद्यमान है, और जहाजीबिलिटी माल का अधिकार पत्र होता है, ये हमको पता है कि माल का ये अधिकार पत्र है, जिसके पास रहेगा उसको माल मिलेगा, और इसका बेचान जिस व्यक्ति के नाम पर किया जाता है वह व्यक्ति माल को प्राप्त करने का फिर क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। तो जिसके नाम से भी आप बेचान कर रहे हो उसके नाम उसको क्या हो जाएगा, इसका अधिकार हो जाएगा माल लेने का। अब बेचान जो है में प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम से क्या चला सकता है, अभियोग चला सकता है। तो अगर इसके साथ किसी प्रकार का गलत हुआ है तो वह अभियोग उस पर चला सकता है। इसलिए इसे पराक्रम में क्या समझ लिया जाता है, लिखित समझ लिया जाता है कि भाई अगर इसके साथ गलत हुआ है तो ये सामने वाले को भी गलत ठहरा सकता है, ऐसा टाइप का। लेकिन यह पूर्ण पराक्रम में लिखित नहीं होता है, क्योंकि बेचान में प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार बेचान कर्ता के अधिकार के समान ही माना जाता है। कहने का मतलब जो देने वाला व्यक्ति था और जो लेने वाला व्यक्ति, दोनों का अधिकार क्या माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। अर्थात बेचानकर्ता का अधिकार अगर श्रेष्ठ है तब प्राप्तकर्ता का भी अधिकार क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। और यदि बेचानकर्ता का अधिकार क्या है, दूषित है, तब उसके प्राप्तकर्ता का अधिकार भी क्या माना जाएगा, दूषित, जो चीज मैं बता रहा था आपको। अब बोला जा रहा है पराक्रम में लिखितों में यदि बेचान में प्राप्त करता व्यक्ति जो है सदविश्वास प्रतिफल के स्वरूप समय अवधि में लिखित प्राप्त करता है, तब बेचानकर्ता के अधिकार दूषित होने पर भी प्राप्तकर्ता का अधिकार दूषित नहीं होगा। यानी वही चीज जो बोल रहा था कि सामने वाला साबित कर देता कि भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, जो भी है वो गलत सेंस से मेरे को दिया है, तब उस समय आप बाइज्जत बरी रहेंगे, है ना। तो जहाजीबिलिटी के बेचान में यह विशेषता नहीं होती है कि उसे पूर्ण पराक्रम में लिखित, है ना, जो उसको पूर्ण पराक्रम में लिखित बोल सके, उसी में बाधक है। अतः जहाजीबिलिटी का अर्थ जो है अर्ध पराक्रम में लिखित माना जाता है, सेमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो एक पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि जहाजीबिलिटी को सेमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, या अर्ध पराक्रम में, अर्ध परक्राम्य लिखित माना जाता है, अर्ध परक्राम्य लिखित माना जाता है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी के बारे में बात करते हैं। पार्टी करेंगे, चार्टर पार्टी देख लो भाई, चार्टर पार्टी ये चलिए चार्टर पार्टी के बारे में बात करते हैं कि सीपी क्या है। यहाँ पर सीपी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जब व्यापारी बहुत अधिक माल निर्यात करता है, क्या बोला जा रहा है, जब व्यापारी जो है बहुत अधिक माल क्या करता है, निर्यात करता है, तब संपूर्ण जहाज का अधिकांश भाग जो है क्या कर लेता है, किराए पर ले लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाजी कंपनी से एक संविदा या अनुबंध किया जाता है जिसे नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं। ठीक, तो क्या समझ में आया इससे आप लोग को? कि जब भी आयातक के द्वारा माल मंगाया जाता है, देखो अब जहाज जो रहता है बहुत बड़ा रहता है भाई, अब उसमें जाहिर सी बात है कि खाली अब हम भारत में भी बहुत सारे व्यापारी हैं, एक ही व्यक्ति थोड़ी ना माल मंगा रहा होगा, या एक ही देश का नागरिक थोड़ी ना माल मंगा रहा होगा, बीच में रास्ते में बहुत सारे देश भी पड़ते होंगे, तो माल कई जगह वो छूते हुए आता होगा, यानी बहुत सारे लोगों का या इंपोर्टर का जो मांग है उसको पूर्ति कर रहा होगा सामने वाला निर्यातक या एक्सपोर्टर जो है। तो माल जो है आप या तो पूरे जहाज को किराए पे ले सकते हैं, या तो आप पूरे जहाज को किराए पे ले सकते हो और पूरा अपना ही माल क्या कर सकते हो, आयात कर सकते हो, मंगा सकते हो, या तो आपको कुछ हिस्सों पर ही या थोड़े से हिस्सों पे आपका सामान आएगा और बाकी हिस्सों पे जिसका भी सामान आना है उसके हिसाब से। जैसे हम लोग ऑटो शेयर करके भी चलते हैं और ऑटो हम पर्सनली बुक करके भी चलते हैं, ये वही वाला सिचुएशन है। अगर आपने पर्सनली बुक कर लिया है बहुत बड़े हिस्से को या पूरे जहाज को, तब वहां पर जो अनुबंध किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, उसी पत्र को यहाँ पर चार्टर पार्टी बोलते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा हिस्से को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब व्यापारी जो है बहुत अधिक माल का क्या करता है, निर्यात, कब जरूरत पड़ेगा हमको, जब हम बहुत ज्यादा माल मंगा रहे हैं, यानी उसका पूरा जहाज ही भर जाए, ऐसा टाइप का सिचुएशन, तब उस सिचुएशन में यहाँ पर इसको किया जाता है। तो जब बहुत अधिक माल निर्यात करता है, जब व्यापारी बहुत अधिक माल निर्यात करता है, तब संपूर्ण जहाज का अधिकांश भाग जब किराए पर ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में जहाजी कंपनी से क्या करेगा, वो एक अनुबंध करेगा जिसे नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं, और इसमें निम्नलिखित बातों का क्या रहेगा, उल्लेख रहेगा। तो वहां भी वही सब कहानी गाना गाएंगे, कौन से मार्ग से जाएगा, कहां से जाएगा, ठीक है, जहाज में लादे गए माल का पूर्ण विवरण, जहाजी कंपनी को कितना भाड़ा दिया जाएगा। तो मेन इसमें यह लिखना था आपको कि जब व्यापारी बहुत अधिक माल निर्यात करेगा, तो जब संपूर्ण जहाज या जहाज का बहुत अधिकांश भाग को क्या करेगा, किराए पर ले लेगा, तो उस संबंध में जो अनुबंध किया जाता है उसे ही चार्टर पार्टी कहते हैं। तो यहाँ भी वही सब बात है पूरा, कि क्या किराया रहेगा, क्या भाड़ा रहेगा, ठीक है, जहाज में लादने वगैरह सब चीज के बारे में यहाँ जानकारी दिया जाएगा। अगला है चार्टर पार्टी दो प्रकार की होती है। चार्टर पार्टी जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है यात्रा चार्टर और एक होता है समय चार्टर। तो चार्टर पार्टी कितने प्रकार का हो रहा है भाई, दो प्रकार का हो रहा है। कौन कौन सा हो रहा है, यात्रा चार्टर और क्या हो रहा है आपका, समय चार्टर। जब यात्रा मार्ग के अनुसार निश्चित की जाए और जब यात्रा समय के अनुसार निश्चित की जाए, तो जब समय के आधार पर निश्चित करोगे तो उसको क्या बोलोगे, समय चार्टर बोलोगे, और जब यात्रा मार्ग के अनुसार निश्चित करोगे तो उसको यात्रा चार्टर बोलोगे। अब मान लीजिए दूसरे देश से सामान हमारे भारत देश में आने वाला है, यूरोप वगैरह तरफ से, तो अब या तो किस मार्ग से जा रहा है, मार्ग के आधार पे अगर आप जब बातें कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, यात्रा चार्टर बोला जाएगा। और जब टाइम के आधार पे आप उससे बात कर रहे हैं कि भाई कितने समय में मेरे को पहुंचा के दोगे ये बताओ, तो वहां पर जो बात होगा तो वहां समय चार्टर के बारे में बात किया जाए। तो दो प्रकार के चार्टर यहाँ बनाए जाएंगे, एक यात्रा चार्टर और एक है समय।
ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन जब क्या करते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं तो वहां पर एक एक्सपेक्टेड डेट लिखा रहता है कि भाई इतने तारीख तक आपके पास सामान पहुंचेगा करके। समझ जाइए वैसे ही चीज कि आप जो है माल भेजने वाले हो आयातक देश को, तो जहाजी कंपनी से आप बात कर रहे हो, कब तक कम से कम माल भेज दोगे भाई, टाइम मेरे को एक लिख के दे दो, क्योंकि सामने वाला मंगाया है इतने दिन में, इतने दिन में उसके पास कैसे भी करके माल पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा तो वो फिर क्या हो जाएगा, मेरा खटिया खड़े कर देगा जो भी है। तो उसके हिसाब से, तो जब समय के हिसाब से आप सामने वाले से बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको समय चार्टर बोलोगे। और जब आप यात्रा, जो मार्ग है, मार्ग के आधार पे, कहने का मतलब भाई पहला मेरा जो जहाज है इस देश पे रुकेगा, अगला जो उसका स्टॉपेज रहेगा ये देश रहेगा, अगला रहेगा ये रहेगा, तो ठीक है भाई मेरा माल कुछ इस देश में छोड़ देना, कुछ यहाँ छोड़ देना, कुछ यहाँ छोड़ देना, सब जगह का अलग अलग आप उसके हिसाब से क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो यात्रा के आधार पे भी क्या हो सकता है, चार्टर हो सकता है। तो समय वाला, जब आप ये वाला चार्टर को कहाँ ज्यादा प्रयोग करना चाहेंगे, कब प्रयोग करना चाहेंगे, जब आपके पास एक ही व्यक्ति के पास या एक ही देश के पास आपको माल भेजना हो, तो इसका प्रयोग करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, कहने का मतलब। और यात्रा चार्टर कहाँ प्रयोग करेंगे, एक प्रकार से जहां अलग अलग देशों में हमको माल छोड़ना हो, कौन कौन से मार्ग से जा रहा है हमको ये पता होना चाहिए, तो वहां पर यात्रा चार्टर का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया पॉइंट, चार्टर क्लियर हुआ। कितना बज गया टाइम बताइएगा, 3:15 हो गया। चलिए ठीक है, क्लास को थोड़ा यहीं पर समाप्त करते हैं, आज 12th वालों का टेस्ट लेने वाला हूँ यार, तो मेरे को ना फोटो कॉपी वगैरह कराना है उन लोग के लिए। ठीक है, तो उनका भी एग्जाम है 12th वालों का 23 तारीख से, है ना। तो चलिए थोड़ा सा उनको भी ध्यान दे दो। तो मिलते हैं कल के क्लास में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखेंगे फिर हम आगे। चलिए वेलकम जी।